देश भर में होता हुआ ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन बताता है कि ईडी और कांग्रेस के बीच चोली दामन का नाता हो गया है। ईडी का हर कदम कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़े करने वाला हो रहा है। प्रदेश के कांग्रेस नेता इस मुश्किल से अभी निकल ही नहीं पाए हैं कि अब कांग्रेस आलाकमान कहे जाने वाले गांधी परिवार के लिए ईडी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है, जिसकी जद में इन दिनों सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामला, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामला, रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाला मामला के तहत ईडी ने अपने रडार में ले लिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिन उसके लिए इसलिए भी हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई है, जिसमें गांधी परिवार के दोनों बड़े सदस्यों का नाम है। इस मामले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में इस मुद्दे पर देश और प्रदेश दोनों जगह हो रही ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर धरना दिया गया। इस मौके पर ईडी के दुरुपयोग और मामलों में फंसाने का आरोप कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया। देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। मोदी और अमित शाह ने बदले के भावना के तहत ईडी के माध्यम से यहाँ सोनिया जी राहुल जी से 5-5 दिन तक पूछताछ की और उसमें कुछ मिला नहीं। और कल उन्होंने चालान प्रस्तुत किया है जिसमें सोनिया जी राहुल जी सहित अन्य लोगों के खिलाफ अभियुक्त बनाया है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। ऐसे ईडी, सीबीआई, आईटी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अंग्रेजों से लड़े हैं, इन लोगों से भी नहीं डरने वाले हैं। ईडी की कार्रवाई कोई नई नहीं है, पर इस मुद्दे पर एक बार फिर जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने बीजेपी ने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनता के सामने नेशनल हेराल्ड घोटाले को फिर एक बार सामने रखते हुए गांधी परिवार को दोषी बताया। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया और फिर इस बीच एक नए तरीके से खेल हुआ। उसमें एक यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर और धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई। देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। अब ये तो बहुत दिनों से एजेंसी जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। ईडी भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में लगातार जांच कर रही है। उनमें ज्यादातर कांग्रेस के नेता निशाने में हैं। ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर एक बार फिर राजनीति केंद्रित हो गई है और अब तक सरकार की नीतियों में भ्रष्टाचार, रोजगार के साथ वक्फ संशोधन को लेकर मैदान पर उतर रही कांग्रेस का मुद्दों से ट्रैक चेंज हो गया है और अपने नेताओं के बचाव में उसे ईडी के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़े मामले पर जिसकी गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुद्दे कई थे पर एक मुद्दा ऐसा उभर कर सामने आया है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति केंद्रित हो गई है और कांग्रेस की बात करें तो पूरी कांग्रेस के लिए अब प्राथमिकता यही मुद्दा है और वो मुद्दा है ईडी का गांधी परिवार पर शिकंजा। ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया है कि आने वाले दिन गांधी परिवार के लिए मुश्किल भरे हैं, क्योंकि चार्जशीट में सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है और इस तरीके से कई लोग इस शिकंजे में आएंगे।
और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब सड़कों पे उतर गई है। उसके लिए सारे मुद्दे गौण हो गए हैं और वो चाहती है कि ईडी ने जो कार्रवाई की उसका जस्टिफिकेशन जनता के सामने वो पेश करे। और इसीलिए प्रदर्शन के जरिए आज बताने की कोशिश थी कि किस तरीके से ईडी ने कांग्रेस के नेताओं को फंसाया है। तो देश से लेकर प्रदेश तक ईडी का जो शिकंजा कसा गया, उसके बाद कांग्रेस की रणनीति किस करवट बैठ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मुद्दों की लड़ाई जो है वो थोड़ी सी बदली है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट अब आ चुकी है सामने। कांग्रेस के लिए ये एक मौका भी है कि वो अपनी बात जनता को रखे और इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ है। गंगवानी जी से ही शुरुआत करते हैं। अजय जी, क्या लग रहा है, क्या ये जो केस बनाया गया है वो आने वाले दिनों में और मुश्किलें खड़ा कर सकता है कांग्रेस के लिए? बड़े नेताओं के नाम आना मतलब समझ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कांग्रेस अब भूमिका बनाने में लग गई है कि जनता को बताया जाए कि वो निर्दोष है। देखिए मोहन जी, महत्वपूर्ण है, आपने एक संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी है, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए मैं बिंदुवार बात करना चाह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, आज जो कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, उसका ये दो कारण है। पहली बात है कि हमारे यूपीए सरकार के समय ईडी के द्वारा कुल 10 सालों में मात्र 112 मामले दर्ज किए गए, जब केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के शासन काल में ईडी के द्वारा 5422 मामले दर्ज किए गए, जबकि जो फाइनल कन्विक्शन रेट है, मतलब जो आरोपी फाइनल गिरफ्तार होकर साबित हो रहे हैं, वो मात्र 23 लोग। मतलब अगर ईडी जो है मोहन जी 200 लोगों पे अगर केस दर्ज करता है, एक मामले जो आखिर आरोपी साबित होता है, 199 लोग बेकसूर साबित होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि 25 बड़े लोगों पे जिसपे ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा था, भ्रष्टाचार कमीशनखोरी का आरोप लगता रहा, ये सारे के सारे भाजपा में शामिल होने के बाद वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो जाते हैं और कई लोगों को सांसद की टिकट मिलती है और आज भाजपा के बड़े नेता हैं, कई मुख्यमंत्री है, कई जिम्मेदार पदों पर बैठे। ठीक है भाई, मैं मुद्दे पे आ जाऊं। आज की जो चर्चा है वो मुद्दा है नेशनल हेराल्ड एजेएल। इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है। देखिए 2013 में जो सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके सांसद थे, उन्होंने तत्कालीन जो है आज कोर्ट में केस दर्ज किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज वही सुब्रमण्यम स्वामी 2020 के बाद लगातार मोदी सरकार और अमित शाह को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते सरकार ने फिर अलग से शिकायत दर्ज की। ठीक है अजय जी, ये सब कहानी हमें मालूम है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ईडी की सफलता का जो रेट आप बता रहे हैं वो काफ़ी कम है, तो वैसे ही आप लोग इसमें बच जाएंगे। पर ऐसे समय में जब मुद्दों की कमी नहीं है, आप लोग इस मुद्दे पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों बताने की कोशिश है कि हमें फंसाया जा रहा है? केस का सामना करते कोर्ट पे विश्वास रखिए और सफलता प्राप्त करके निर्दोष होकर वापस आइए। देखिए मैं इसकी पूरी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है मोहन जी, आपको मैं पूरी क्रोनोलॉजी बताने की आवश्यकता क्यों है। देखिए हम कहीं भी आज जांच से नहीं भाग रहे। आज इसके पहले माननीय ईडी ने 2022 में राहुल गांधी से 5 दिन तक में 55 घंटे की पूछताछ की। राहुल गांधी को जब जब बुलाया गया, उन्होंने चर्चा में पूरा समर्थन किया, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब दिया गया। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भैया 2022 में जब 55 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से की गई, सोनिया गांधी से 3 दिन की पूछताछ की गई, आपके पास अगर ईडी के पास पर्याप्त तथ्य है, सबूत है, तो आखिर क्यों राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं किया आपने? सोनिया गांधी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? 3 साल तक क्यों आप वेट करते रहे? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 2015 में मोहन जी ईडी के डायरेक्टर ने खुद कहा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत तथ्य नहीं है, इस मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं तो खुद पूछता हूँ कि 2013 का जो मामला है, 12 सालों के बाद ये ईडी जेल को बाहर क्यों निकाल रही है? क्योंकि राहुल गांधी बढ़ती महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आर्थिक असमानता पे सड़क से सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीएलपी के रूप में लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। बिल्कुल, यही तो हमारा मुद्दा है। अब ये मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, अब यही मुद्दे आप लोग छोड़कर ईडी का मुद्दा उठा रहे हैं, यही तो हमारे चर्चा का विषय है आज। मोहन जी मुझे बता दीजिए, क्या हमारे कांग्रेस पार्टी के सीएलपी आज पूरे नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार दायित्व निभा रहे हैं? आज उसके खिलाफ जो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, बिना पर्याप्त तथ्यों और सबूत के
राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या लोकतंत्र में उसके खिलाफ प्रदर्शन न करें? ठीक है, ये बिल्कुल। हमारा संवैधानिक अधिकार है मोहन जी। बिल्कुल, ये हमारे चलिए, ठीक है। संवैधानिक संस्थाओं का आपके जो सवाल है वो ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप लोग प्रदर्शन करिए, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन रविंद्र जी, ये बार बार आप लोग ईडी का जिन्न निकाल कर डराते हैं कांग्रेस के लोगों को, और जो मूल मुद्दा वो उठाने की कोशिश कर रहे थे अभी, जाति जनगणना है, रोजगार है, बिहार चुनाव की वो तैयारी कर रहे थे, उससे सब ट्रैक बदल दिया उन्होंने, अब ईडी पे ले आए। इसलिए ये मुद्दा बार बार उछालते हैं क्या, ये केस बार बार निकालते हैं क्या रविंद्र जी आप लोग? भाई ईडी अपना काम कर रही है, जब समय आ रहा है ईडी अपना काम कर रही है। इनको क्या तकलीफ है बताइए? क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, पहले कंप्लेंट होती है उसके बाद जांच होती है। ईडी में पहले जांच होती उसके बाद कंप्लेंट होती है। दोनों में अंतर कांग्रेस के प्रवक्ता के लोग समझते नहीं है। 90 करोड़ का उसको 50 लाख में मतलब कर्जे को राइट ऑफ कर दिया गया था। ये अपराध नहीं है क्या? 38% का शेयर सोनिया गांधी को, 38% का राहुल गांधी को दे दिया गया था। समझ में नहीं आता क्या इन लोगों को? ये देरी का सवाल कर रहे हैं, देर क्यों लग रही है इतनी? केस काफी लंबा खींचा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? तो कोर्ट चल देना, भरोसा। जी जी बोलिए। भाई प्रक्रिया है, प्रक्रिया को तो हम जल्दी और वो देरी कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है जांच हो रही, होने दो ना। पूछताछ के लिए नहीं बुलाएंगे क्या? आपके विरुद्ध जांच चल रही तो सोनिया गांधी को बुला दिया, राहुल गांधी को बुला दिया, तकलीफ हो गया। और इन लोग जब बाकी लोगों को बुलाते हैं तब किसी को तकलीफ नहीं होती। ईडी अपना काम कर रही है भाई, कानून की प्रक्रिया के तहत जो उनको। ठीक है, चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे रविंद्र जी से, और उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो एक लीगल वे को आधार बनाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। अनिल जी से आखिर समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों दलीलों को सुनने के बाद क्या लग रहा है, किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? कुछ फायदा नुकसान देखकर भी ये सारी चीज़ें की जा रही है क्या अनिल जी? देखिए, ये जो मामला है कोई आज का मामला है नहीं, पुराना मामला है, और इसमें जो है बहुत बार पूछताछ हो चुकी है, 5-5 दिन 3-3 दिन पूछताछ हो चुकी है। अब केस इस स्टेज में आया है कि चार्जशीट अगर फाइल हो रही है, तो चार्जशीट फाइल हो रही है तो आपको जस्टिस पे, कोर्ट पे, न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो कि ईडी के जो है एक्विटल जो कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ख़राब है। तो कन्विक्शन रेट बहुत ख़राब है तो फिर आप भी कन्विक्ट नहीं होंगे, आप भी बाहर आ जाएंगे, उस पर प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है, बार बार इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट में ईडी ने 100 जो उदाहरणार्थ उनके जो आंकड़े हैं, बहुत कम केस दर्ज किए, अब ज़्यादा। तो पहले कम किए तो अभी भी कम करें, या अभी ज़्यादा किए तो पहले कम किए तो पहले कम क्यों किए? सवाल इस बात का नहीं है। फिर अदालतों में भी बहुत सारे मामलों में जो है वो अपराधी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता, तो इसका मतलब क्या आप अपराध दर्ज करना बंद कर देंगे? अदालतों में भी तो बहुत सारे मामले जो हैं वो छूट जाते हैं, वहाँ पर भी कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है। तो ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कांग्रेस जो है अभी तक जो जिस लाइन पर चल रही थी, चाहे वो वक्फ बोर्ड का विरोध का मामला उन्होंने लीड किया था। देखिए, सारे देश में अभी सबसे बड़ी पार्टी तो आखिर कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस ने ही लीड किया, जो सदन में भी जो लीड किया, सदन में भी विरोध किया। अब बहुमत से पास होने के बाद, फिर बिल पास होने के बाद भी विरोध जब शुरू हुआ तो कांग्रेस ही लीड कर रही थी। अब लेकिन वो जो है वो मुद्दा उनके हाथ से खिसक के चला गया। देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अल्पसंख्यक, ये जो मामला है वक्फ का, वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो अल्पसंख्यक, अब कांग्रेस का वोट बैंक पूरा का पूरा इंटैक्ट रहा नहीं। उत्तर प्रदेश में वो समाजवादियों के साथ चला गया है, बिहार में वो आरजेडी के साथ चला गया है, बंगाल में वो टीएमसी के साथ चला गया, इसी तरह साउथ में भी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चला गया। कांग्रेस के साथ जो मुसलमान है वो वहीं पर है जहां पे बीजेपी से उसकी डायरेक्ट फाइट है। तो इसलिए बहुत आसानी से कांग्रेस जो है ये वक्फ बोर्ड का मामला छोड़कर इस मामले में आई है। इस मामले में जो आने से उसको एक फ़ायदा जरूर हो रहा है कांग्रेस को, कि उनकी पार्टी जो है, जो कभी बिखरी बिखरी नज़र आ रही थी, कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे फिर से एकजुट होती दिख रही है, और एक साथ उन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। तो ये रिवाइवल की प्रक्रिया मानी जा सकती है। इसी बहाने कम से कम कांग्रेस जो है मजबूत होकर फिर से उभरने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल उभरने की कोशिश तो हो रही है, पर ये मुद्दों की लड़ाई में कुछ मुद्दे छोड़ देने से क्या नुकसान होगा क्या कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल, आप जो कह, मैं आऊँगा गंगवानी जी, अनिल जी से। जी
बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, आप जब आप ईडी, आपने यहाँ जो ईडी का मामला जो पिछले भूपेश बघेल सरकार में भी जो है ईडी की कार्रवाई यहाँ पे चलते रही अपने राज्य में अफसरों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, हर बार जो है ईडी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन होता रहा। अभी देख लीजिए, राजधानी में 3 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ, दुर्ग में जो है 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पे उसकी व्यवस्था चरमराई हुई। आप इस मामले में जो है, मैं ये नहीं कहता लेट हुआ जो हुआ, आपने जो कांग्रेस कमेटी ने 18 को प्रदर्शन का निर्णय लिया, 18 को और वापस भी ले लिया उसने, वापस भी ले लिया, और क्योंकि वो डीएनए में भी साबित हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस दिन आपराधिक वारदात होती उस दिन क्यों कांग्रेस सोई रहती? जैसे आज चार्जशीट फाइल होते ही पूरे देश में कांग्रेस सड़क पर उतरता है, तो इसी तरह रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी अगर आप जो मामला हो रहा है तो उस पर सड़क पर तत्काल उतरना था, तत्काल साय सरकार को घेरना था कानून के मामले में। लेकिन उस समय कांग्रेस सोई नजर आई। तो मुद्दे अगर छूटेंगे तो फिर आपको नफा नुकसान तो खुद ही होना है शायद, और इसीलिए ये ताना बाना बुना गया है, टाइमिंग ऐसी चुनी गई है ताकि कांग्रेस थोड़ी सी उलझी रहे। गुजरात में भी आज राहुल गांधी गए थे, वहाँ भी असर पड़ा होगा क्योंकि मुद्दे अब भटकते हुए दिख रहे हैं। गंगवानी जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस कहीं अपने ही मुद्दों में उलझ के तो नहीं रह जाएगी? जनहित के मुद्दे पीछे तो नहीं हो जा रहे हैं इस तरीके के मुद्दों की वजह से? देखिए मोदी, सबसे महत्वपूर्ण है कि डरी और घबराई हुई केंद्र की मोदी सरकार और ईडी है। मैं तो एक अनिल पुसलकर वरिष्ठ पत्रकार है, वो एक बात कह रहे हैं कि ज्यादा मामले क्यों ना दर्ज करें। भैया, मैं आपत्ति इस बात से नहीं है, ज्यादा मामले दर्ज करिए, लेकिन क्या पूरे के पूरे मामले कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे कोई कार्रवाई होगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात, मोहन जी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, येदियुरप्पा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं चिंतामणि महाराज, ये सारे लोगों पे नेता जो है ईडी कार्रवाई चलती है। करोड़ों रुपए की कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। माननीय मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, सारे ईडी के मामले खत्म। आज जो इनका प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री थी, जिसकी संपत्ति ईडी ने सीज की, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी सारी संपत्ति को छोड़ देता है। तो क्या अनिल पुसलकर जी से मेरा ये प्रश्न है, क्या ईडी जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्या विपक्ष के लिए, क्या उनपे कर भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर की मशीन में जो लोग शामिल होंगे सारे पाक साफ होकर निकल जाएंगे? नहीं, ये सवाल तो आप बीजेपी से करिए ना, ये इसका क्या जवाब? मैं एक जवाब दे देता हूँ जी। ठीक है, अरे आप सुन लो, ठीक है, चलिए सुनिए जवाब सुन लीजिए। आपने कहा वॉशिंग पाउडर, अरे आप सुन तो लो, अरे सुन लो भाई। आपने कहा बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, ये दूध का धुला था, ये था, फलाना था, फिर उनके साथ कैसे हो गया? आप मुझे ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल आपकी मुख्यमंत्री, जो जिसने दिल्ली को एक विकास का बड़ा बेहतर मॉडल दिया, 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, पानी पी पी के गाली बकते रहे, कमरे भर, हमारे पास कमरा भर सबूत है, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा। आपने उससे हाथ मिला लिया, वो साफ हो गए? वो साफ हो गए क्या? वो साफ हो गए क्या? अरे आप देखिए ना, अरे आपने कहाँ नहीं समझौता किया? समझौते का और गठबंधन का, अगर आप गठबंधन कर रहे हैं या समझौता कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ न कुछ शर्तें होती है, तो इसमें कोई नहीं। ठीक है, आगे चलिए आएंगे गंगवानी जी, लेकिन अभी मुद्दा यह है कि कांग्रेस इस भंवर जाल से कैसे निकले, और आरोप जो है वो बीजेपी पे है, तो बीजेपी को भी सुन लेते हैं। रविंद्र जी, आप लोग जो है अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, चुने हुए लोगों पे कार्रवाई करते हैं, कांग्रेस के उन नेताओं पे कार्रवाई हो रही है जो कि झंडा उठाए हुए हैं, जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और इसीलिए ये जो पूरा प्रदर्शन है वो आज हमें देखने को मिला है। बताइए क्या कहना है आपका? अरे भैया, एक चीज बताइए, ये बहुत सारा उनका अजीत पवार का नाम ले रहे थे, प्रफुल्ल पटेल का ले रहे थे, यदि इन लोग बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार किए थे, कांग्रेस ने उनको क्यों नहीं हटाया? कांग्रेस ने कभी अपनी ओर से पहल किया कि अजीत पवार जब तक कांग्रेस में थे वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, भाजपा के गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारी हो गए। आज क्यों नहीं हटाते हो कांग्रेस के लोग? अरे कांग्रेस के प्रवक्ता को चुप कराइए जी, अपना वो बोलते बस रहेंगे, गंगवानी जी मौका मिलेगा, इनको सुन तो लीजिए पहले। ठीक है, आप मुद्दे पे आइए ना भाई। बीजेपी के जो शिकायतें होती हैं बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, और क्या ये कार्रवाई टारगेटेड है? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? कोई
कार्रवाई टारगेटेड नहीं है, कानून बना हुआ है। यदि हम टारगेट करके करेंगे तो न्यायालय है, उनसे हमको डर लगता है। कांग्रेस के लोग को डर लगे या ना लगे, लेकिन हमको लगता है। दूसरी बात, जब जब कार्रवाई होती है कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने के बजाय कोर्ट में क्यों नहीं जाते भाई? प्रदर्शन करके क्या बताना चाहते हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी कानून से ऊपर है क्या? देश का राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, विधि के समक्ष समता का अधिकार सबको है। सबके साथ कानून बराबर काम करता है। कार्रवाई हो, सोनिया गांधी पे कार्रवाई, कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए आ जाती है। ये कौन सा तरीका? ठीक है गंगवानी जी, हर बार आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं और कोर्ट में सही जवाब नहीं देते, जिसके कारण शिकंजा कसता जाता है। मोहन जी, मैं आपको बहुत कोट करना चाह रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कहा था कि ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड और देशपूर्ण कार्रवाई नहीं करे। अभी वरिष्ठ पत्रकार बात कह रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई तथ्य सबूत नहीं थे, लगातार ट्रायल के नाम पे केस खत्म हो गया क्या? उनको पीछे धकेला गया, तो उसमें तो दिखता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केस खत्म नहीं हुआ है ना गंगवानी जी, केस तो चल रहा है ना। जमानत अलग है और बरी होना अलग है। जमानत तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। महत्वपूर्ण बात मैं और कह देता हूँ। चिंतामणि महाराज, आज ईडी जो है उसमें कोल घोटाले को आरोप लगाती है, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के बाद लगातार ईडी करती है। यही चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल होते हैं, सांसद की टिकट मिलती है, सांसद का चुनाव जीतते हैं। अब जो एसीबी जो कार्रवाई कर रही है, मोहन जी, पूरी जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ कि एसीबी ने चिंतामणि महाराज का नाम हटा दिया। मतलब यही चिंतामणि महाराज, अरे छोड़ो उसको, अपनी कार्रवाई को बंद करो, तरफ जाओ। इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या, मोहन जी बता दीजिए? दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात जिसपे चर्चा है, वो मुद्दों से भटकने की बात है जी। मोहन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 25 के अंदर अगर कोई कंपनी है, उसका जो शेयर होल्डर है, ना उसको सैलरी मिलती है, ना उसको डिविडेंड मिलता है, ना कोई प्रॉफिट में शेयर मिलता है, ना वो कोई संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। जो यंग इंडियन कंपनी की बात मोहन जी की जा रही है, वो सेक्शन 25 की कंपनी है। तो उसके जो शेयर होल्डर है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी या अन्य नेता, उनको ना कोई डिविडेंड मिल रहा है, ना कोई सैलरी मिल रही है, ना प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एजेल को दिया, आज उसको डेट के रूप में इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। जो अन्य इनको किसने मना किया है? ये जो यहाँ तर्क दे रहे हैं, कोर्ट में रखे ना, बिल्कुल प्रदर्शन करने को जाए कोर्ट में रखे। क्या नहीं, मैं दो चीजें कर दूं आपके चैनल पे, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन कर रहे हैं। हमारे लोग पूरी कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ेगी, 55 घंटे बोलते रहेंगे इनको। चलिए ठीक है, दोनों की बातें आ गई है। एक आखिरी कमेंट अनिल जी की भी ले लेते हैं। अनिल जी, क्या होगा, भविष्य क्या दिखता है? क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा और मुद्दे केवल इसी पर केंद्रित रहेंगे कि भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप है, वो क्या होगा, गिरफ्तारी के बाद और केस बढ़ेगा? आगे के भविष्य क्या दिखता है इसमें, राजनीतिक इम्पैक्ट? कांग्रेस को अधिकार है, उनके नेता हैं, सर्वोच्च नेता है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए बहुत बड़े नेता है। अगर उनके खिलाफ चार्जशीट हो रही तो उनको प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जो आपका जो विषय है कि आप जो है, आप एक महत्वपूर्ण मुद्दे वक्त को छोड़कर फिर इधर आ गए, फिर आप छोड़ के वक्त पे जाएंगे, तो आपके पास कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। फिर आप राहुल गांधी को ही देख लीजिए, अभी उन्होंने जो गुजरात में अधिवेशन में उनके खड़गे जी ने कहा कि जो काम नहीं कर रहे रिटायर हो जा। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि बारात के घोड़े को अलग करेंगे और रेस में दौड़ने वाले घोड़े को अलग करेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि आप एक कर रहे हैं या अलग कर रहे हैं। ये संघर्ष का समय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को वापस आने के लिए जनहित के मुद्दों पर ज़्यादा दांव लगाना पड़ेगा। और ये जो मामला जो है, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन से फैक्ट और फाइंडिंग बदलेगी नहीं। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन से ईडी या जो कोर्ट है, कोर्ट तो दबाव में आने वाला नहीं। और फिर कोर्ट में भरोसा करना चाहिए। जब आप खुद ही कहते हो कि ईडी के जो जितने मामले हैं वो फोर्स्ड हैं, फर्जी है, फैब्रिकेटेड हैं और वो उस पर कन्विक्शन रेट नहीं है, तो फिर आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको नोटिस करने की जरूरत नहीं है। आप तो, आपके साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि अभी आपको पार्टी को फिर से वापस उस चरम की ओर लेके जाना है। आप भाजपा तो सिर्फ 400 पार का नारा ही दे पाई, आप तो 400 पार थे और 400 पार से कहां पहुंच गई इस बात को देखिए। और अगर आपको फिर से 400 पार जाना है या 400 तक जाना है या सत्ता में वापसी करना है,
तो आपको तो पहले आप अपनी ज़मीन मजबूत करना पड़ेगा। आपकी ज़मीन आपने जहाँ जहाँ हाथ मिलाया वहाँ वहाँ आपकी ज़मीन हाथ से चले गई। उत्तर प्रदेश में पहले मायावती से हाथ मिलाया, वो अलग मुख्यमंत्री बनी, वो अलग निकल गई। फिर बंगाल में ममता बनर्जी आप ही से निकली हुई है। आप देख लीजिए देश में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां सब कांग्रेस से निकली हुई है, और जो जो निकली है वो कांग्रेस से अपना हिस्सा लेके निकल गई। कांग्रेस के साथ तो आज कांग्रेस जो है मेजर पार्टी है, मेजर पार्टी होने के बावजूद जब गठबंधन में जाती है तो वो माइनर पार्टनर हो जाती है। ये बड़ी दिक्कत है। ये सब चीज से उभरने के लिए कांग्रेस को जनहित के मुद्दे पकड़ना ही पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि जो मूल मुद्दे हैं, अगर वही लड़ाई कांग्रेस लड़ते रहेगी तो उसका फायदा भी मिलेगा, और जो केस अगर फर्जी हैं, गलत तरीके से लगाए गए हैं, उसका निर्णय तो पक्ष में आना ही है। इसलिए मुद्दों की लड़ाई बनी रहनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अजय गंगवानी जी थे, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।